तो हम शारीरिक क्रियात्मक सिद्धांत का अध्ययन कर रहे थे। शारीरिक क्रियात्मक सिद्धांत का, तो इसमें आयु और जाति का प्रभाव पड़ता था, लिंग का प्रभाव, नर नारी का। ठीक है। वसा और पेशियों की कार्य क्षमता परस्पर इन्वर्ट प्रभाव करती है। यदि फैट है तो कार्य क्षमता घट जाएगी, कम फैट है कार्य क्षमता बढ़ जाएगी। इसके अलावा पेशियों की कार्य क्षमता कब कब घटती है? कई दिनों तक निष्क्रियता रहने पर या कोई अस्वस्थता हो जाए, रोग हो जाए तब। इस प्रकार कोई काम करने पर जब पेशियां थक जाती है तो फिर वो पूरे शरीर की मांसपेशियां थकान होती है। इसलिए संपूर्ण शीतलीकरण करना चाहिए, संपूर्ण शीतलीकरण करना चाहिए। ठीक है। शरीर को संतुलन बनाए रखने में पेशी समन्वय और करणों में स्थित अर्धचंद्राकार नलिकाओं का स्पष्ट कार्य, शरीर को संतुलन बनाने में पेशियों का कोऑर्डिनेशन बहुत महत्वपूर्ण है। फिर कानों का सही कार्य, नेत्र, त्वचा, पेशियां, संधियों के स्नायु आवश्यक होते हैं। इन सबका बैलेंस होना चाहिए। किसी भी क्रिया में सरलता और दक्षता के लिए न्यूनतम ऊर्जा व्यय की कसौटी। किसी भी चीज में हम मास्टर बनना चाहते हैं, उसको इजीली पाना चाहते हैं, तो बोल रहे हैं न्यूनतम ऊर्जा व्यय, कुछ ऊर्जा खर्च करनी ही पड़ेगी। प्रबल, गतिशील और झटकों से युक्त क्रिया को करते समय शरीर को गरमाने के अभ्यासों के सिद्धांत और व्यवहार पर विचार होना चाहिए। कोई भी गतिशील, प्रबल, भारी और झटकों से युक्त क्रिया करो, उससे पहले शरीर को गर्म करना चाहिए। बॉडी गर्म हो तभी ऐसे अभ्यास करें, एकदम ऐसे अभ्यास ना करें, एकदम ऐसे अभ्यास ना करें। ठीक है। शरीर का गुरुत्वाकर्षण केंद्र महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा कुछ नीचे रहता है। इस तथ्य का विचार उन अभ्यासों में ध्यान रखा जाए जिनमें स्थिरता और संतुलन। तो शरीर का गुरुत्वाकर्षण केंद्र महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा कुछ नीचा रहता है, कुछ कम रहता है। ठीक है, इसलिए उनमें भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये तीसरा सिद्धांत अपना शरीर क्रियात्मक पूरा हुआ। शरीर क्रियात्मक अध्यापन विधियों के स्रोत के 3 सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं। अब चौथा सिद्धांत, है शैक्षणिक सिद्धांत। शैक्षणिक सिद्धांत, तो पहला यौगिक सिद्धांत, दूसरा मनोवैज्ञानिक, तीसरा शरीर क्रियात्मक और चौथा शैक्षणिक। तो शैक्षणिक में लर्निंग और रिसेप्टर, तो लर्निंग रिसेप्टर पावर पर निर्भर करती है। कोई कितना सीखता है, कितना रिसेप्ट करता है, कितना ग्रहण कर रहा है, ग्रहण करने की क्षमता पर ही शिक्षण सीखना निर्भर करता है। 5 ज्ञानेंद्रिय सीखने के मार्ग हैं। ठीक है, 5 ज्ञानेंद्रियां सीखने के मार्ग हैं। तो सीखने के मार्ग हैं, ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया आ जाए तो ज्ञानेंद्रियां ही सीखने के मार्ग हैं। सेंसेस में सेंसरी जो ऑर्गन्स हैं वही सीखने के मार्ग है, सेंसरी ऑर्गन, ज्ञानेंद्रियां। ठीक है। व्यवहार में सबसे महत्वपूर्ण सहायता दृश्य श्रव्य साधनों से प्राप्ति होती है। विजुअल, ऑडिबल जितने साधन हैं उनसे हेल्प अधिक मिलती है। ठीक है। पेशीय गत्यात्मक सीखना स्थायी, संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, तर्क पर विचार युक्त होता है। उसमें सीखने के मानसिक और शारीरिक पक्ष समाविष्ट होते हैं। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के सीखने के प्रकार हैं। निर्देशों के प्रकार को बांटा भी जा सकता है। सीखने की प्रक्रिया, मूलतः ये शिक्षण सिद्धांत है, सीखने की प्रक्रिया पे जो है, और वो ज्ञानेंद्रियों पर निर्भर करता है। टीचर के लिए या विद्यार्थी के लिए क्या है, जिसमें दिखाई भी दे, सुनाई भी दे, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। और फिर अभ्यास हेतु पर्याप्त समय देना चाहिए। बता दिया उसके बाद व्यक्ति अभ्यास करें, उसके लिए भी पर्याप्त, क्योंकि बिना अभ्यास के सीखना प्रभावी नहीं हो सकता। जब तक स्वयं नहीं करेगा तब तक नहीं कर पाएगा। ठीक है। और तत्पश्चात जब तक आउटपुट नहीं आएगा तब तक सीखना नहीं हो सकता, तब तक शैक्षणिक सिद्धांत पूरा नहीं होता, पूरा नहीं होता।
सीखने की प्रभावी प्रक्रिया पूर्ण विधि, अंश विधि या पूर्ण या अंश विधि के संयोजन से होता है। तो सीखने की 3 सकल विधि, ठीक है। तो इस विधि में पूरी प्रक्रिया एक साथ बताई जाती है। शैक्षणिक सिद्धांत में 3 विधियां हैं, सकल विधि, अंश विधि, प्रगामी अंश विधि, ठीक है। तो सकल विधि में एक ही चीज पूरी की पूरी सिखा दी जाती है, एक ही चीज पूरी पूरी में। अंश विधि में छोड़ तोड़ के, सकल यानी कंप्लीट और इनकम्प्लीट। अंश विधि में कुछ अभी कुछ ये सीख गए तो पूरा। और जो प्रगामी अंश है और लिटिल मात्रा में इनकम्प्लीट या बिल्कुल छोटी छोटी शॉर्ट शॉर्ट मेथड्स में सिखाएं। एक भाग सिखाया, फिर उसका दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। शैक्षणिक सिद्धांत में 3 प्रकार की विधियां, सकल, कंप्लीट मेथड, ठीक है, हाफ कंप्लीट और शॉर्ट प्रैक्टिस मेथड। शॉर्ट प्रैक्टिस मेथड जिसको प्रगामी अंश विधि के, वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें कम मात्रा में धीरे धीरे सीखता है पर अच्छा और पूरा सीखता है, ठीक है। इस प्रकार इसमें ये 3 प्रकार की शैक्षणिक विधि में आया। शैक्षणिक विधि। अब जो सिद्धांत है समाज वैज्ञानिक सिद्धांत, तो 5वां सिद्धांत है समाज वैज्ञानिक सिद्धांत, सोशियो साइंटिफिक थ्योरी। ये अध्यापन विधियों के सोर्स हैं, स्रोत, ठीक है। तो यौगिक सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शरीर क्रियात्मक सिद्धांत, शैक्षणिक सिद्धांत और समाज वैज्ञानिक सिद्धांत अंतिम है। उपयोगिता मूल्य, उपयोगिता के विचार को आवश्यक नहीं कि केवल जीवन यापन के संबंध में ही ले। समाज वैज्ञानिक अर्थात जो अभ्यास कर रहे हैं वो हमारे जीवन में उपयोगी और उसका मूल्य क्या है, तो समाज के लिए उपयोगी और उसका मूल्य क्या है, तो वो, ठीक है। तो अच्छा बता रहे कि यौगिक अभ्यास भले ही व्यवसायिक मूल्य युक्त ना हो, क्योंकि व्यवसायिक भी अच्छे खासे व्यक्ति कमा रहे हैं, लेकिन भले ही किसी को व्यवसायिक मूल्य ना मिले उससे, परंतु व्यक्ति के लिए वे तत्कालिक व्यवहारिक उपयोगी होते हैं, उसको स्वास्थ्य रक्षा में, ठीक है, स्वास्थ्य फिटनेस के लिए, सुख के लिए ये होते हैं। तो इस प्रकार ये 5 सिद्धांत हैं, यौगिक सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शरीर क्रियात्मक सिद्धांत, शैक्षणिक सिद्धांत और समाज वैज्ञानिक सिद्धांत। ये योग से संबंधित है, ये मन से संबंधित है, ये शरीर से संबंधित है और ये एजुकेशन से संबंधित है और ये उपयोगिता, यूजफुलनेस के लिए उपयोगी संबंध रखता है। योग, मन, शरीर, एजुकेशन और मतलब शिक्षा और उपयोगिता। इस प्रकार ये अध्यापन विधियों के स्रोत पूरे हुए। अब अगला अपना जो टॉपिक है वो कक्षा प्रबंधन, क्लास मैनेजमेंट। क्लास मैनेजमेंट, तो कक्षा की मैनेजमेंट कैसे हो उस प्रकार का ये बताया गया है। तो योग के छात्र या सहभागियों को निम्नलिखित वर्गों में बांट सकते हैं, ऐसा कह रहे हैं। तो किस प्रकार, तो इन्होंने 4 प्रकार में बांटा है। कक्षा प्रबंधन में 4 प्रकार के छात्र, प्रारंभिक छात्र, अनुभवी या विगत छात्र, ठीक है, विद्यालय छात्र, विशेष ध्यान दिए जाने योग्य समूह। तो कक्षा प्रबंधन में छात्र योग के छात्रों के लिए 4 प्रकार से बांटा है। कितने प्रकार? 4। पहला प्रारंभिक,